आवाज विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है और विशेष में आज हमारे साथ है प्रवीण साल्वी। प्रवीण साल्वी एक ऐसे व्यक्तित्व है कि जो व्यक्तित्व स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में है। बहुत कम लोग हैं जो ऐसे इस मार्केट के साथ काम करते हुए अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं और इस पहचान के साथ आगे बढ़ते हैं। वैसे एक स्टॉक ब्रोकिंग फर्म भी प्रवीण साल्वी जी चलाते हैं और विनिवेश के क्षेत्र में उनकी जो समझ है, उस समझ को आज आपके साथ साझा करेंगे और आप तक उनका ये जो संघर्ष है, क्योंकि वो एकमात्र बाज़ार ऐसा है कि जहाँ प्रतिदिन, प्रतिपल, प्रतिक्षण संघर्ष, संघर्ष और संघर्ष होता है। तो इसी संघर्ष के साथ आपको जोड़ते हैं। प्रवीण जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत। नमस्कार। थैंक यू। अ, प्रवीण जी, बात तो हम यहाँ से शुरू करना चाहेंगे कि बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में महाराष्ट्र से जुड़े हैं और अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं। आप तो आते हैं एक ऐसे क्षेत्र से जो पश्चिम महाराष्ट्र का वो क्षेत्र जो बिल्कुल दूर दराज का क्षेत्र कहलाता है, मांडले। महाड़ के पास का गांव, रायगढ़ के वो सह्याद्री की पहाड़ों में, उनकी तराइयों में बसा हुआ एक गांव, और वहाँ से प्रवीण निकलते हैं और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पहुँचते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पहुँचते हैं, इंटरनेशनल मार्केट को समझते हैं। क्यों लगा आपको? कैसे आप इस फील्ड में आए? ये फील्ड में तो ऐसे बचपन से ही जिस माहौल में मैं पला बड़ा, जी। आजू-बाजू में जो नेबर्स रहते थे, हुँ, हुँ। वो काफ़ी गुजराती, मारवाड़ी ये कम्युनिटी से थे। तो क्या वो और मांडले में थे? नहीं, हाँ, हाँ। मांडले में नहीं थे। मेरा गांव ज़रूर मांडले में है, जी। बट मैं बॉर्न एंड बॉट अप पूरी तरह से बॉम्बे में हूँ। अच्छा। तो मैं अच्छा, जब मतलब वो पुरखाओं का गाँव रहा है। करेक्ट, अच्छा। वो पुरखों का गाँव रहा है। हाँ, हाँ। तो उस जो जो लोगों से इंटरेक्शन होते थे, मेरे चाचा, हम एक जॉइंट फैमिली में रहते थे। तो अच्छा, मेरे चाचा जहाँ पे काम करते थे, वो भी एक स्टॉक ब्रोकर के पास काम करते थे। अच्छा। तो जभी भी टाइम मिलता था, बातचीत होती रहती थी घर में, हुँ। तो उससे थोड़ा थोड़ा आइडिया आते गया कि जी, स्टॉक जी, जी, मार्केट जी। क्या है, जी। और उससे धीरे धीरे उसके ऊपर इंक्लिनेशन डेवलप होते गया। अभी जो आप स्टॉक ब्रोकिंग फर्म के साथ आगे बढ़े हैं, तो क्या ये उसी का प्रतिबिंब है? हाँ, ये उसी का प्रतिबिंब है, बिकॉज वो एक बचपन में ही अ, उसकी तरफ अट्रैक्शन हो गया आप था। आपका एजुकेशन आपने किस फील्ड में किया? मैंने स्टार्ट तो 10+2 साइंस में ही किया था। अच्छा। मुझे इंक्लिनेशन था कि मैं इंडियन आर्म फोर्सेस ज्वाइन करूं, हुँ, हुँ। मगर जो एग्ज़ाम्स होती है उनकी, हुँ, वो हुँ। मैं क्लियर नहीं कर पाया। तो देन आई स्टार्टेड बीकॉम। बीकॉम में मैंने मैनेजमेंट में पास आउट किया, और उसके बाद स्टॉक मार्केट अच्छा, ज्वाइन कर लिया। क्या ऐसा ऐसा कोई क्लू दे पाएँगे कि जो क्लू आपको मिला और आप स्टॉक मार्केट की तरफ मुड़ गए? हाँ, ये सबसे बड़ा क्लू वही था कि मैंने 12th के बाद से ही स्टॉक मार्केट में छोटी-मोटी ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया। अच्छा। उसके बाद जो पारेख का जो स्कैम हुआ, हुँ, हुँ। उसमें मैंने अच्छा खासा लॉस किया। तो वो जो लॉस होता है ना, जी, जी। उसके उसके वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया स्टॉक मार्केट में, ये जानने के लिए कि ये ऐसे लॉस क्यों होता है। अच्छा। तो वो मैं सेल्फ इंट्रोस्पेक्टिंग करके खुद खुद ढूँढने के चक्कर में हुँ, हुँ। इतने ज़्यादा स्टॉक मार्केट में आ गया जी। कि उसको ही मैंने अपना करियर बना लिया। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि ये जो मार्केट है, ये मार्केट बड़ा रिस्क वाला मार्केट है। आपने अभी-अभी कहा कि भई मैंने बहुत बड़ा लॉस इसमें पाया और फिर उसके बाद मैं ज़िद से आगे बढ़ा। बहुत से ऐसे भी तो होते होंगे कि जो यहाँ से पीछे हट जाते होंगे? हाँ, काफ़ी लोग हैं पीछे हट जाते हैं, हुँ, हुँ। बट वही एक होती है, जो स्टॉक मार्केट रिस्की ज़रूर है, हुँ, हुँ। पर वो एक वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है आज के तारीख में। हुँ, हुँ। उससे अच्छा रिटर्न्स हुँ, हुँ। किसी भी एसेट क्लास ने आज तक, पूरे लास्ट 50-60 इयर्स के हिस्ट्री में, किसी भी एसेट क्लास ने अच्छा अच्छा रिटर्न्स नहीं दिया है जितना एक स्टॉक मार्केट ने दिया हुआ है। लेकिन इसमें एक बात तो देखते हैं कि इसमें उछाल बहुत जल्दी-जल्दी होता है, इसमें गिरावट भी बहुत जल्दी-जल्दी आ जाती है, लोग पल-पल पर ध्यान रखते हैं। क्या इसको कंट्रोल करने वाली कोई ऐसी शक्ति को भी देखते हैं आप? नहीं, ऐसे कंट्रोल करने वाली कोई शक्ति नहीं होती है, ये टोटली मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड होता है, बाइंग एंड सेलिंग।
अच्छा। बायर्स होते हैं और सेलर्स होते हैं, और दोनों अपनी अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। बायर्स ये अपॉर्चुनिटी ढूंढता है कि मैं सस्ते में लेके महंगे में बेचूंगा, और जो डिफरेंस होगा वो मेरा प्रॉफिट है। और सेलर का कॉन्सेप्ट ये होता है, मैं महंगे में बेच के सस्ते में वही चीज़ खरीदूंगा और उसमें प्रॉफिट कर लूँगा। तो ये दोनों के फाइट में जी। जो ज़्यादा पावरफुल है, हम्म, जिसका विचार ज़्यादा पावरफुल है, और जिसका विचार जो मार्केट फोर्सेस है, जो मार्केट चलाते हैं, जैसे इकोनॉमी हो गई, पॉलिटिकल सिचुएशन हो गया, फिर परफॉर्मेंस ऑफ द क्या कंपनी क्या हो आप गई। आप ऐसा मानते हैं कि पॉलिटिकल सिचुएशन जो होती है, चाहे नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो, या फिर ग्लोबलाइजेशन का जो ट्रेडिंग है, जो इस समय चल रहा है, मल्टीनेशनल कंपनीज अपनी इन्वेस्टमेंट करती है, क्या इन सब चीज़ों का कोई प्रभाव पड़ता है मार्केट पर? ज़रूर ज़रूर प्रभाव पड़ता है, इसी का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। बिकॉज जैसे पहले आप हम एक एक चीज़ लेते हैं, ग्लोबलाइजेशन। हम्म, अगर ग्लोबलाइजेशन लेते हैं तो उसके वजह से कंपनीज के परफॉर्मेंस पे इफेक्ट गिरता है। अच्छा। जैसे छोटी छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, एक परफॉर्म कर रही है लेवल पे, और वो सारी स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है। वहाँ पे एक ग्लोबल प्लेयर आता है और वो मार्केट कैप्चर करने की कोशिश करता है, तो इनका मार्केट शेयर गिर जाता है, इनका प्रॉफिट भी गिर जाए, इनका मार्जिन्स भी गिर जाए। तो इसके वजह से इनके शेयर्स इम्पैक्ट होंगे, हम्म। और जो बड़ी वाली ग्लोबल कंपनी आ रही है उसके भी शेयर्स इम्पैक्ट होंगे। इनके नेगेटिवली होंगे, उनके पॉजिटिवली होंगे। तो ये हो गया एक ग्लोबलाइजेशन का। जी। फिर ग्लोबलाइजेशन के वजह से काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो यूजलेस हो जाते हैं। तो अगर कोई कंपनी वैसे प्रोडक्ट्स बनाती है तो ऑटोमेटिकली, अगर वो कंपनी लिस्टेड है तो उसका भी इफेक्ट होगा, आपको स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इफेक्ट दिखेगा। सेकंड हो गया पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स तो बहुत की रोल प्ले करता है, क्योंकि गवर्नमेंट ही होता है जो एक हेल्दी बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए पॉलिसीज बनाती है, और वो एक प्लेग्राउंड, रंगमंच बना के देती है लेकिन ये गवर्नमेंट। तो ये तो जनरली ऐसा होता है कि जब कभी बजट आता है तो बजट के साथ ये चीज़ें आती है, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज में मार्केट जो होता है वो हर पल जिंदा होता है, वो हर पल तैयार होता है, सचेत होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा काम होता है, जैसे हम स्टॉक ब्रोकिंग में, हमारे पास काफ़ी सारे एनालिस्ट होते हैं ये इंडस्ट्री में, हम्म, जो वो जो बजट में प्रेजेंट किया जाता है उसको जी। देख के एक एनालाइज करते हैं और फोरकास्ट करते हैं हम्म। कि ये जो पॉलिसी आई है, या तो ये जो बजट में जो डिक्लेयर गया है, उसके वजह से ये कंपनीज में क्या इफेक्ट गिरेगा, पॉजिटिवली या नेगेटिवली, और वो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से शेयर्स के प्राइस बढ़ते हैं। मार्केट हमेशा, जो मार्केट का जो प्राइस होता है वो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन का प्राइस होता है। वो आज का वैल्यू कभी नहीं होता है कंपनी का, वो फ्यूचर का वैल्यू होता है हमेशा। लेकिन एक जो इन्वेस्टमेंट के संबंध में लोग बड़ा सेफ मानते हैं कि भाई बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर दो, और वो भी नेशनलाइज बैंक में। ये जो मान्यता लोगों की है, इस मान्यता से लोगों को अब कितना हटता हुआ देखते हैं आप? क्या काफ़ी वो हट स्टॉक की तरफ जा रहे हैं? करे, काफ़ी जा रहे हैं। बिकॉज क्या हो रहा है कि दिन ब दिन हम ये देख रहे हैं कि नंबर ऑफ अकाउंट्स, हम्म। डीमैट अकाउंट्स जिसको बोलते हैं, या स्टॉक मार्केट में जिसका अकाउंट्स है, नंबर ऑफ पैन कार्ड्स हैविंग अकाउंट, हम्म। ये एवरी ईयर बढ़ते ही जा रहे हैं। इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और बैंक्स का ऐसा है कि बैंक्स आपको आज के तारीख में कितने दे रही है, 7% ऑन एन एवरेज रिटर्न्स, और आपका इन्फ्लेशन है 6%। तो इसका मतलब आप सिर्फ 1% कमाने के लिए आपकी पूंजी बैंक के पास रखते हो। आपका आपका कैसा मानना है कि बैंक में लोगों ने फिक्स डिपॉजिट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बैंक में देखो, हमारा, अगर मैं किसी को एक रफ फाइनेंशियल प्लानिंग का आइडिया दूं, हम्म। तो उसको हम, जैसे अगर मैं मेरे क्लाइंट्स को किसी को बोलता हूँ तो, या फ्रेंड्स को, मैं यही बोलता हूँ कि अपना 3 महीने का जो एक्सपेंडिचर है वो हमेशा आपको बैंक के सेविंग अकाउंट में रखना है। नेक्स्ट 6 महीने का एक्सपेंडिचर है वो आपको एफडीज के तौर में बैंक के पास रहना है, और उसके बाद का जो इन्वेस्टमेंट है उसको आप स्टॉक मार्केट के तरफ इन्वेस्ट कर सकते हो। अच्छा। तो ये जब तक आपके 9 मंथ्स या 1 ईयर का सर्वाइवल आपके पास अवेलेबल नहीं है, तब तक आपको स्टॉक मार्केट में नहीं जाना चाहिए। अच्छा, मतलब अपनी पूरी तैयारी के साथ और पूरी सेफ्टी के साथ जाना चाहिए।
करेक्ट, बिकॉज ये एक इन्वेस्टमेंट है, ये आपको कमाई का जरिया नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट करके कमाई का जरिया है। ये ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट है कि आप रोज कमा सकते हो उससे, या ट्रेडिंग कर सकते हो। काफ़ी सारे ट्रेडर होते हैं, काफ़ी सारे सक्सेसफुल होते हैं, बट जो रेशियो है जी। जो अनसक्सेसफुल होने के, वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, लेकिन क्या आप ऐसा मानते हैं कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स अगर स्टॉक मार्केट की तरफ अपना रुख कर ले हम्म, और इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो जाए स्टॉक मार्केट में, तो स्टॉक मार्केट की स्थिति क्या बनेगी? स्टॉक मार्केट ऊपर चले जाएगा। अच्छा। वही होता है, देखो जब ज़्यादा पैसा आता है तब इसका मतलब डिमांड है, डिमांड जब ज़्यादा होगा तो मार्केट ऊपर जाएगा, जब डिमांड नहीं होगा, सप्लाई आएगा, तो मार्केट नीचे आ जाएगा। तो ये डिमांड सप्लाई का है। आज के तारीख में वही हो रहा है। जो कोविड के तरह से जिस तरीके से इंडिया बाहर निकला, लोगों ने देखा, उनका ट्रस्ट फैक्टर है इस कंट्री पे कि ये कंट्री परफॉर्म कर सकती है। इतने बुरे दौर से भी ये बाहर निकलने के बाद इसकी इंडस्ट्रीज परफॉर्म कर रहे हैं, इसके लोग मेहनत कर रहे हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। तो उसके वजह से काफ़ी सारे फॉरेन फंड्स आए हैं, लोगों ने म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टमेंट्स रोके नहीं है, वो एसआईपी अभी भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब जो लोगों का ट्रस्ट है स्टॉक मार्केट में, लोगों का ट्रस्ट है इकोनॉमी में, इसीलिए एसआईपी इन्वेस्टमेंट्स भी ऐसे बुरे सिचुएशन में रुके नहीं। अच्छा, ये जो निफ्टी के सेंसेक्स पर लोग बहुत ज़्यादा केंद्रित होते हैं, क्या ये सेंसेक्स क्या दर्शाता है? सेंसेक्स डायरेक्टली तो हमारी इकोनॉमी दिखाता है। सेंसेक्स कोई भी मार्क इंडेक्स को, कोई भी नेशनल इंडेक्स को कंट्री का इकोनॉमी का बैरोमीटर बोला जाता है। तो हमारे पास दो बड़े इंडेक्स है, एक है सेंसेक्स जो बीएससी का इंडेक्स है, और दूसरा है निफ्टी जो एनएससी का इंडेक्स है। अच्छा। निफ्टी में 50 स्टॉक्स होते हैं, 50 स्टॉक्स के कलेक्टिव प्राइस निफ्टी दर्शाती है, और सेंसेक्स का 30 स्टॉक्स की कलेक्टिव प्राइस सेंसेक्स बताता है। अच्छा, आपने तो इतना लंबा समय इस पूरे मार्केट में, आप मतलब जिसको आप जैसा कह रहे हैं कि बहुत छोटी उम्र से आपने इस काम को शुरू किया, इतना लंबा समय आपने इसमें बिताया। अगर मान लीजिए कि बिल्कुल कोई नया आदमी है जो इस इन्वेस्टमेंट को नहीं जानता या फिर स्टॉक मार्केटिंग को नहीं जानता, तो इस ट्रेडिंग में अगर वो आना चाहे, तो क्या-क्या ज़रिए होते हैं? क्या इसके लिए किसी प्रशिक्षण की ज़रूरत है या फिर उसकी शुरुआत करें तो वो कैसे करें? कोई भी चीज़ में आने के लिए एक बेसिक प्रशिक्षण तो लेना चाहिए। हुँ, हुँ। वो आप एनएससी है, बीएससी है, सेबी है, इसके छोटे-छोटे गाइडलाइंस है, इन्होंने छोटे-छोटे प्रोग्राम्स भी बनाए हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट स्टॉक मार्केट। ये प्रोग्राम्स में है वो पढ़ सकते हैं, और इनके नोटबुक्स और इनके जो नोट्स है जी। वो भी फ्रीली अवेलेबल है, तो वो डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इससे बेसिक अंडरस्टैंडिंग आता है। और जो एकदम नया है, जिसको कुछ नहीं मालूम स्टॉक मार्केट के बारे में, उसके लिए सबसे अच्छा होता है म्यूचुअल फंड। अच्छा। म्यूचुअल फंड से अच्छा कोई प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि उसमें एक छोटा इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। जैसे 100, कोई म्यूचुअल फंड है जो 100 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हो आप, और और ऑन एन एवरेज 500 रुपीज़ का एक म्यूचुअल फंड होता है कि 500 रुपीज़ डाल के आप स्टॉक्स ले सकते हो। मतलब 500 रुपीज़ देने के बाद आपको एक कलेक्टिव 50 मतलब 20 से 50 स्टॉक्स का एक कलेक्टिव स्टॉक होल्डिंग मिल जाएगी, जी। वैल्यू, और प्लस एक वेरी वेरी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस पर्सन वो आपके पैसे कहाँ लगाना चाहिए ये मैनेज करेगा। अच्छा, लेकिन ये जो है स्टॉक मार्केट का ट्रेडिंग का, इसका कोई ट्रेनिंग भी चलता है? काफ़ी सारे ट्रेनिंग चलते हैं, काफ़ी सारे सेंटर्स हैं जो आपको ट्रेन करते हैं कि ट्रेडिंग कैसे किया जाए, इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाए। ऐसा ट्रेनिंग क्या आप भी देते हैं? नहीं, हम बिल्कुल नहीं देते हैं। आपको क्या लगता है कि ये ट्रेनिंग करके इस मार्केटिंग में ट्रेड किया जा सकता है और बहुत बेहतर तरीके से? नहीं, ये ट्रेनिंग करके आप अंडरस्टैंडिंग ज़रूर ले सकते हो, पर ये ट्रेनिंग लेके आपको ट्रेड करके आप अगर इनकम जनरेट करने की सोच रहे हो, हाँ। तो मैं ये स्टेज पे आपको रेकमेंड नहीं करूँगा। ऐसा क्यों? ऐसे क्योंकि इट इट इज़ नॉट दैट ईज़ी अच्छा। आपको। और ये एक अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट नहीं है कि आपका जॉब भी चालू है, आप छोटा सा ट्रेडिंग करो और डेली के
150-200 रुपए कमाओ, ऐसा नहीं होता है। अच्छा। ये आपका हार्ड अर्न मनी है, आप हम्म। इसके अंदर आ रहे हो, आपको पूरी तरह से इसका समझ होना चाहिए, तभी आप ट्रेडिंग के लिए जाइए, वरना फिर ट्रेडिंग से टोटल परहेज कीजिए। लेकिन आपका तो अपना एक स्टॉक ब्रोकिंग फर्म भी है और आप उसमें इन्वॉल्व भी है, इतने बरसों से काम भी कर रहे हैं। हमारा अमूमन ऐसा मानना है, जब आपसे बातचीत कर रहे हैं तब भी हम ये समझ रहे हैं कि इस पर बिल्कुल ध्यान होना चाहिए। आप बॉम्बे से बाहर कैसे निकल जाते हैं फिर? क्या क्या वजह होती है इसकी? हमारी काफ़ी अच्छी ट्रेन टीम है अच्छा। जो ये मैनेज करते हैं। हम्म। तो स्टॉक मार्केट एक बहुत डिफरेंट एक ब्रोकिंग फर्म, हाँ हाँ। काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे डीलिंग होती है, रिसर्च डिपार्टमेंट होता है, एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है, एक बैक ऑफिस ऑपरेशंस डिपार्टमेंट होता है। ये सब मिल के एक स्टॉक ब्रोकिंग फर्म बनती है, और वो हम अपना अपना इंडिविजुअल काम करते हैं, इसीलिए मैं फ्रीली कहाँ भी घूम सकता हूँ। अभी अभी क्या क्या योजना क्या बना रहे हैं आप? क्योंकि इस मार्केटिंग से आप का नाता जो है वो बहुत लंबा नाता है। आप इस समय जो बाहर चलकर मीटिंग्स कर रहे हैं, तो इसकी क्या वजह है? बाहर चलकर इधर तो स्पेशली नागपुर में मैं एक डिफरेंट रीज़न के वजह से आया हूँ, अच्छा। जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बिल्कुल नहीं है। हाँ हाँ। ये एक सोशल इम्पैक्ट प्रोग्राम है, कैसा? जिसका मैं एक मेंबर हूँ और काम कर रहे हैं हम। ये क्या, गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे स्कीम्स बनाए हैं इस लॉकडाउन में। जैसे कि? आत्मनिर्भर भारत एक प्रोग्राम है, स्टार्टअप इंडिया है, स्टैंड अप इंडिया है, और एक क्लस्टर स्कीम है। तो ये सारे स्कीम्स बनाए हुए इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोगों के लिए, हम्म। जिन्होंने काफ़ी सारे सफ़र किया है कोविड की वजह से। तो हम एक सोशल ग्रुप बना के, जिसमें डैक भी इन्वॉल्व है, हम्म। हम एक सोशल ग्रुप बना के एक प्लान ऐसे कर रहे हैं कि ये सारी स्कीम हम वो लोगों के पास डायरेक्टली लेके जाए, उनके लिए एक रेड कारपेट बिछा दे, ताकि वो ये स्कीम्स को डायरेक्टली एक्सेस करें और वो इकोनॉमिकली एम्पावर हो। ये आप किस किस ग्रुप की बात कर रहे हैं जो इकोनॉमिकली एम्पावर हो, जिसके पास में इन्वेस्टमेंट की अपनी कुछ क्षमता है, वे ग्रुप्स, या फिर जिनकी अपनी इन्वेस्टमेंट की कोई क्षमता ही ना हो लेकिन जो काम करना चाहते हैं? करेक्ट, दोनों ग्रुप्स। हम्म। ज़्यादा हमारा फोकस अभी उन लोगों के ऊपर है जिनके पास इन्वेस्टमेंट की क्षमता ही नहीं है और जो काम करना चाहते हैं। तो वो किस तरह से इस स्टार्टअप को कर पाएंगे? गवर्नमेंट के क्लस्टर प्रोजेक्ट है। अच्छा। क्या एक क्या इसको थोड़ा सा विस्तार से समझाएंगे? क्लस्टर स्कीम मतलब, लेट सपोज 1000-2000 फार्मर्स हम्म। साथ में आके कुछ काम करना चाहते हैं। अच्छा। मगर क्या होता है अभी, जैसे हम बैठे हैं नागपुर में, हम्म। इसको ऑरेंज सिटी बोला जाता है, यहाँ पे काफ़ी सारा ऑरेंज उगता है। अभी लेट सपोज ये फार्मर्स क्या करते हैं, फार्मर्स फार्म में ऑरेंज उगाते हैं और जाके मंडी में बेच देते हैं, उसके ऊपर कुछ वैल्यू एडिशन नहीं होता है। फिर वो मंडी से कोई भी खरीद सकता है, उसको प्रोसेस करके आगे बेच सकता है। मगर हम क्या बोल रहे हैं, फार्मर्स को हम कलेक्ट कर रहे हैं, वो कलेक्ट करके एक क्लस्टर यूनिट बनाएंगे, जो कि एक एनजीओ होगी, जो एक बड़ा सा ऑरेंज जूस प्रोसेसिंग यूनिट लगा दी फॉर एग्जांपल, जहाँ पे सारे फार्मर्स आ रहे हैं, ये ऑरेंजेस को वो यूनिट के अंदर देते हैं, और वो यूनिट ये ऑरेंजेस का जूस बनाती है और ब्रांडिंग और पैकेजिंग करके बेचती है। मतलब जो फार्मर को 2 रुपये 3 रुपये किलो मिल रहे थे वो ऑरेंजेस के, उनको ऑटोमेटिकली ये प्रोसेस यूनिट के वजह से वो एनहांस हो जाएंगे, वो 10-15 रुपए कमा पाएंगे 1 किलो के ऊपर। लेकिन ये जो एग्रो प्रोडक्ट का जो प्रोसेसिंग यूनिट है, इसको खड़ा करने के लिए पूरा 100% फंडिंग गवर्नमेंट देगी। तो इन्होंने क्या करना होता है? इनको एक एनजीओ फॉर्म करना है, सेक्शन 8 की कंपनी फॉर्म करनी है। ये सबको पहले साथ में आना है, सेक्शन 8 की कंपनी फॉर्म करनी है, एक प्रपोजल बनाना है गवर्नमेंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, एक प्रोजेक्ट प्लान बनाना है, गवर्नमेंट को सबमिट करना है, और फिर गवर्नमेंट वो प्लान स्टडी करेगी, और गवर्नमेंट को वायबल लगेगा तो गवर्नमेंट अप्रूवल देगी। जैसे ही अप्रूवल आ जाएगा
ये प्लांट डाल इस सकते हैं। इस क्लस्टर में कौन सहभागी हो सकते हैं? जिनके पास जमीन है वे, या जिनके पास जमीन नहीं है, जो भूमिहीन मजदूर है वे? इसमें कोई भी हो सकता है। तो वो किस आधार पर उसमें अपना शेयर लेंगे? जो भूमिहीन है, जिनकी भूमि तो इन्वेस्ट ही नहीं हो रही। आपको इन्वेस्टमेंट कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें। हम्म। यू हैव टू बी द पार्ट। ये एक कम्युनिटी की जगह है। अच्छा। मतलब 2000 लोगों की एक ओनरशिप की फैक्ट्री है। हम्म। ये फैक्ट्री की ओनरशिप कोई एक इंडिविजुअल पर्सन नहीं करता। जी। ये फैक्ट्री की ओनरशिप 2000 लोगों की है, और इसका जो आउटपुट निकलेगा, और ये एक नॉन प्रॉफिट होगी। तो इसमें अगर आप 1 किलो डाल रहे हो, अगर आप 1 टन संतरा डालोगे या मौसम्बी डालोगे या कोई भी फ्रूट डालोगे, और उसमें से जो जूस प्रोड्यूस होगा वो 100% वो इंडिविजुअल फार्मर का होगा। जी। तो प्लस सिर्फ वो मशीनरी की जो ऑपरेशनल कॉस्ट होगी वो जो ऑर्गेनाइजेशन को है वो कट करनी पड़ेगी। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन को इसका ट्रेनिंग भी देना होगा? करेक्ट। तो वो हैंड होल्डिंग का ये एक्टिविटी, ये सब ये प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ये सब ये प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ये तो हैंड होल्डिंग तो का, ये हमारी बहुत बड़ी टीम है, मैं एक छोटा सा पार्ट हूँ उसमें तो से। अभी 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 इसमें कितने क्लस्टर्स बन पाए हैं? अभी तो फिलहाल 3 या 4 क्लस्टर्स हमारे चालू है, जी। और एक काफ़ी बड़ा क्लस्टर नागपुर के इन एंड अराउंड ही आने वाला है, जो जस्ट हमने ये अभी 2-3 महीने हुए हैं ये स्टार्ट करके। इसीलिए मैं आपको ये पूरा डिटेल तो नहीं दे पाऊंगा। तो शायद नेक्स्ट टाइम कभी मिले तो। ये जो प्रोडक्ट होता है, इस प्रोडक्ट का मार्केटिंग कहाँ होगा? इंडियन मार्केट में या फिर अब्रॉड भी? नहीं, इसके लिए ये फार्मर्स मिलके एक मार्केटिंग कंपनी को अपॉइंट करेगी, अच्छा। और जिसका काम होगा इसको ब्रांडिंग एडवर्टाइजिंग करके ये मार्केट कर सकते, और वो अच्छा। मार्केटिंग कंपनी उसको कहाँ भी कर सकती है। चलिए, बहुत बढ़िया। प्रवीण जी, आपसे ये बातचीत करने में बड़ा अच्छा लगा कि आपने बिजनेस के बहुत अलग अलग आयामों को हमारे दर्शकों के साथ बांटा है। चलते चलते हम आपसे एक बात समझना चाहेंगे, बिल्कुल अंतिम रूप में। हमारी बातचीत को भी हमें यहाँ पर रोकना होगा। हम एक बात समझना चाह रहे हैं कि इस समय यदि इस तरह से ग्रुप के साथ में अगर कोई बिजनेस खड़ा करते हैं या फिर इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप किस चीज़ को तवज्जो देते हैं? जाहिर है ग्रुप को मैं करूँगा। अच्छा। बिकॉज क्या होता है कि आप एक इंसान को जब अपलिफ्ट करते हो, वो एक इंसान नहीं होता, एक फैमिली होती है। जब एक फैमिली होती है तब एक सोसाइटी होती है, और एक सोसाइटी होता है तब एक समाज होता है। तो जब आप अपलिफ्ट कर रहे हो तो एक ग्रुप को अपलिफ्ट करना ज़्यादा यूजफुल है। जी। वैसे आपको पता होगा कि कोऑपरेटिव सेक्टर जो होते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर, एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर आगे बढ़ना, आगे चलना, ये एक अपलिफ्टमेंट का एक बेहतर तरीका माना जाता है। लेकिन ये जो कोऑपरेटिव मेंटालिटी होती है, और ये जो कोऑपरेटिव व्यूज़ के साथ आगे बढ़ना होता है, ये अपने आप में एक मित्रत्व का भी प्रोग्राम होता है। प्रवीण जी से हम बातचीत करते हुए इस बात को ये भी समझने का प्रयास किए, जब उनके इंडिविजुअल मार्केटिंग की बात करते हैं तो वो अपने स्टॉक एक्सचेंज की ओर चले जाते हैं, लेकिन वे कहते हैं कि मैं इसके सिवाय एक ऐसी जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ रहा हूँ जो सोशल अपलिफ्टमेंट की बात है, और इसके लिए वे ऐसे एक क्लस्टर सिस्टम पर काम कर रहे हैं, जहाँ से एक बेहतर बिजनेस आए और लोग अपने आप में सशक्त भी हो जाए। तो ये जो सामूहिक सशक्तिकरण की ये जो बात है, इसको लेकर प्रवीण जी आगे बढ़ रहे हैं। प्रवीण जी, आप हमारे साथ आए और हमसे बातचीत की, इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप बने रहिएगा आवाज़ इंडिया के साथ, प्रोग्राम आगे भी जारी है।